हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैकेनिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर अभी स्टार्ट किया हुआ है इक्विलिब्रियम, और ये उसका लेक्चर 8 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लापिस थ्योरम का स्टेटमेंट देखा था। लापिस थ्योरम क्या होता है और उसके अंदर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है वो देखा था। तो वो पॉइंट मैं एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ। देखो, लापिस थ्योरम में हम लोगों ने क्या सीखा था। लापिस थ्योरम क्या होता है? इफ थ्री concurrent forces acts on a body keeping it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। ठीक है, इस बात को मैंने, इस स्टेटमेंट को मैंने पिछली बार एक्सप्लेन भी किया था, अभी भी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलो कि कोई भी एक सिंगल बॉडी है और उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और तीनों फोर्सेस उस बॉडी से अवे जा रहे हैं, यानी कि उस और एक ही पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, उस पॉइंट से, सिंगल वाले पॉइंट से दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर तीन ही फोर्सेस होनी चाहिए बॉडी पर एक्ट होने वाली फोर्सेस, और वो बॉडी को कैसे रख रहे हैं? स्टेशनरी रख रहे हैं। तो उस केस में अगर मान के चलो यहाँ पर सेंटर में कोई तो बॉडी है और बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, पी, क्यू और आर, ये फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। पी फोर्स अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो क्यू और आर के बीच में जो एंगल आया है, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा? पी फोर्स का रेशियो जो क्यू और आर फोर्स के बीच का एंगल है ना, उसके साथ रहेगा। उसके साथ कैसे रहेगा? साइन एंगल के साथ रहेगा, यानी कि देखो पी अपन साइन अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्यू फोर्स कंसिडर करता हूँ, तो पी और आर के बीच का एंगल कितना था? बीटा। तो इसका मतलब क्यू अपन क्या लिखना होगा? हमें साइन बीटा लिखना होगा, इज इक्वल टू सिमिलर कंसेप्ट फॉर थर्ड फोर्स, दैट इज थर्ड फोर्स आर है और पी और क्यू का बीच का एंगल कितना है? ग्यामा है। तो यानी कि आर के अपन में क्या लिखना होगा? साइन ग्यामा लिखना होगा। यही है हमारे लामिस थ्योरम की स्टेटमेंट। ठीक है, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। ये है हमारी मेन लाइन। इसके बाद आगे क्या लिखा है? इन लामिस थ्योरम ऑल थ्री फोर्सेस मस्ट बी एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंट, यानी कि तीनों फोर्सेस को कैसे होनी चाहिए? जिस पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं ना, उस पॉइंट से दूर ही जाते हुए दिखने चाहिए। ठीक है, मतलब उनका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ही होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट के ऊपर, लामिस थ्योरम की कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने दिख रहा हूँ। देखो देखो, जो क्वेश्चन लेना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिया है अ लैम्प वेइंग 150 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय टू केबल्स AC एंड BC, फाइंड द फोर्स डेवलप इन द केबल्स। यानी कि देखो, ये AC केबल है और ये BC केबल है। AC केबल का इंक्लिनेशन कितना होगा? 3/2, और BC केबल का इंक्लिनेशन कितना है? 8/3 दिया है। और ये लैम्प है, लैम्प का सेल्फ वेट कितना है? 150 न्यूटन है। तो हमें क्या पूछा है? टेंशन इन केबल AC पूछा और टेंशन इन केबल BC पूछा। तो सबसे पहले क्या करना होगा? ये सपोर्ट रिएक्शन है ना, टेंशन इन AC और टेंशन BC, दीज आर द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द लैम्प। तो हमें क्या करना होगा? टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, ये स्टेटमेंट लिखनी होगी सबसे पहले। तो ये लिखा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या लिखूंगा मैं? टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, इतना करना होगा। ठीक है, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन इतना किया। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो उसके लिए लिखेंगे ड्रॉविंग फ्री बॉडी डायग्राम। ये किया ड्रॉविंग FBD, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। अभी देखो, ये लैम्प का जो भी फोर्स रहेगा 150 न्यूटन का, वो वर्टिकली एक्ट करेगा डाउनवर्ड सी पॉइंट से। तो मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, देखो सी पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड क्या रहेगा? लैम्प का सेल्फ वेट दैट इज 150 न्यूटन लिखा हम लोगों ने। ये सी पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया। सी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। सी पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सी पॉइंट से ऊपर की तरफ ऐसा एक इंक्लाइन फोर्स जा रहा है, दैट इज BC जा रहा है ना, ऊपर B पॉइंट है। तो मैं वहाँ पे क्या लिख देता हूँ? यहाँ से एक इंक्लाइन फोर्स निकाल देता हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पे एरो कर दिया, और वो एरो को क्या लिख सकते हैं हम लोग? टेंशन इन BC। यहाँ पर B पॉइंट है तो टेंशन इन BC हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया? देखो, ये एंगल दिख रहा है ना, ये अपोजिट वाला साइड कितना है? 8 है। एडजेसेंट वाला साइड कितना है? 3 है। यानी कि शिफ्ट tan इनवर्स 8/3 करने पर BC का ग्राउंड के साथ जितना इंक्लिनेशन आया वो आ जाएगा। तो उसको एंगल को निकाल लेते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स किया 8/3, 8/3 करने पर आंसर कितना आएगा? BC का इंक्लिनेशन कितना आ रहा है? फिर देखो यहाँ पर BC का इंक्लिनेशन आ रहा है 69.44, 3 है ना, तो 69.44 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली 69.44 लिखा। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में AC है, AC ये देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कंसिडर करना ये स्ट्रेट होना चाहिए था। इसको क्या लिखेंगे? टेंशन इन AC केबल। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल कितना दिया था उस केस में? 3/2। तो tan इनवर्स 3/2 करने पर देखते हैं आंसर कितना था? शिफ्ट tan इनवर्स 3/2, 3/2 ब्रैकेट क्लोज, 56.31 लिख सकते हैं उसको, 56.31। ठीक है,
ये एंगल कितना मिला 56.31 मिला। इतना क्लियर हो गया। देखो तो टी एस हम लोग यहाँ से इजीली टेंशन एंगल बिटवीन टेंशन ये एसी केबल और बीसी केबल के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर एंगल है ना, ऊपर के जो भी एंगल है वो लीनियर एंगल है, ये लेफ्ट वाला बीच वाला और ये राइट साइड वाला। और लीनियर एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से ये 69.44 और ये 56.31 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये टेंशन एंगल बिटवीन एसी और बीसी केबल का बीच का एंगल मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन लिखा, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम लोग ने जो वेट फोर्स था, वेट जो लैम्प था उसका सिंगल फोर्स डाउनवर्ड जाते हुए दिखा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली लामिस थ्योरम अप्लाई करना होगा। बाय लामिस थ्योरम लिखना है हमें, बाय लामिस थ्योरम। ठीक है, पर लामिस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो पहले मैं कंसिडर कर लेता हूँ फोर्स 150 न्यूटन का। तो 150 न्यूटन का फोर्स कंसिडर करने के बाद नीचे लेना है मुझे साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रिमेनिंग अदर टू फोर्सेस। 150 न्यूटन का एक फोर्स है, तो रिमेनिंग फोर्सेस कौन से हो गए, टी ए सी और टी बी सी हो गए। उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया था 180 माइनस इन दोनों एंगल का एडिशन करना होगा। तो 180 माइनस कितना है वो 69.44 माइनस 56.31। ये कैलसी पर कैलकुलेट करने पर आंसर कितना मिल रहा है हमें 54.24 मिल रहा है। ठीक है, 25 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा 54.25 लिखा। उसके बाद अभी फोर्स कंसिडर कर ले रहा हूँ टेंशन बिटवीन केबल एसी। तो टेंशन बिटवीन केबल एसी लेने के बाद रिमेनिंग फोर्सेस कौन से, टेंशन इन बीसी और ये 150 न्यूटन का फोर्स है, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा। देखो ये तो एक क्वाड्रेंट है ना, ये 90 प्लस ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा 69.44 प्लस 90, 69.44 प्लस 90, उसका एडिशन हो जाएगा 159.44 साइन ऑफ 159.44 इक्वल टू, अभी टेंशन इन बीसी लिया। अगर ये केबल कंसिडर करने पर बाकी के दो फोर्सेस कौन से हुए, टेंशन इन एसी और ये 150 न्यूटन का वर्क और 150 न्यूटन का फोर्स, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 56.31 प्लस ये वाले क्वाड्रेंट का एंगल दैट इज़ 90। तो उसका एडिशन कितना आता है देखो, साइन ऑफ कितना हो जाएगा 96.31 प्लस 90, सॉरी 96 नहीं 56 हो, 56.31 प्लस 90, उसका एडिशन होता है 146.31, 146.31। ठीक है, देखो ये वैल्यू हमें पता है क्लियरली। इस वैल्यू के साथ अगर मैं साइन ऑफ 159.44 इंटू कर देता हूँ तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर टेंशन इन एसी केबल मिल जाएगा। और सिमिलरली बीच वाले वैल्यू को थोड़ा सा इग्नोर करो, 150 अपॉन साइन ऑफ 54.25 के साथ साइन ऑफ 146.31 अगर हम लोग इंटू कर देते हैं हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेंशन इन बीसी केबल मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग उस वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं, वो वैल्यू कितनी आती है, और इसी के साथ फिर ये हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो इसके आंसर सॉल्व करने पर हमारे आंसर्स क्या है, फिर टेंशन इन केबल एसी कितना मिला 64.91 न्यूटन मिला, और टेंशन केबल बीसी कितना मिला 102.52 न्यूटन मिला। इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ सर्कुलर रोलर ऑफ वेट 1000 न्यूटन एंड रेडियस 200 मीटर हैंग्स बाय रोप ए बी ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 200 मीटर नहीं है 20 सेंटीमीटर है वो, and rest against a smooth vertical wall at C as shown. Determine the tension in the rope and reaction at point C. देखो यहाँ पर ये सर्कल है, ऐसा वॉल के साथ रोप के साथ हम लोग को अटैच करके उसको होल्ड करके रखा है। तो टेंशन इन द रोप ए भी पूछा है, और ये वॉल के साथ वो उसका पॉइंट कनेक्ट हुआ है ना इस सर्कल रोलर का, तो वो आरसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ रिएक्शन रहेगा, तो वो रिएक्शन भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, टू राइट या फिर टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन लिखना होगा। तो हम लोग पैसा लिखेंगे टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, वो स्टेप आ जाएगी हमारी टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। पहले लिखना होगा टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, लिखने के बाद करना नेक्स्ट स्टेप करनी होगी ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, देखो यहाँ पर रोलर दिख रहा है ना, तो ये रोलर का शेप मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। रोलर का शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर सेंटर है, उसका रोलर का सेल्फ वेट सेंटर से पास होगा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसका सेल्फ वेट कितना दिया 1000 न्यूटन, तो यहाँ पे मैंने 1000 न्यूटन लिखा। ठीक है, और देखो ये रिएक्शन एट पॉइंट सी, यहाँ से ऐसा पास होगा ना, सी से ऐसा पास होगा, वर्टिकल रहेगा उसके सी को सरफेस को,
लेकिन ये ऐसा यहाँ से डायरेक्शन नहीं दिखाना, हमें क्या करना है, उसको उसके सेंटर से राइट साइड पास होते हुए दिखाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीन ही फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, ये केबल वाला, ये रिएक्शन एट सी और उसका सेल्फ फोर्स। और ये तीन फोर्सेस कैसे पास होने चाहिए? अवे फ्रॉम द पॉइंट होनी चाहिए। तो वो अवे फ्रॉम द पॉइंट वाला क्या, कौन सा पॉइंट होगा? वो सेंटर का पॉइंट होगा। तो इस सेंटर के आगे या आरसी रिएक्शन को हम लोग पास करते हुए दिखा सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, जो कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखा था ना। तो उसके अकॉर्डिंग भले आरसी यहाँ पर एक्ट हो, जिसका डायरेक्शन इस तरीके से, हम लोग उसको सेंटर के आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब फिर बी पॉइंट के आगे मैं उसको निकाल सकता हूँ आरसी रिएक्शन को। तो वो आरसी रिएक्शन हमारा कैसा हो जाएगा? यहाँ से राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आरसी रिएक्शन। आरसी रिएक्शन और ये 1000 न्यूटन का फोर्स जो है रोलर का सेल्फ वेट, उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। और यहाँ पर क्या था? केबल था। ठीक है, ये केबल था, उसको मैं लिख देता हूँ टेंशन इन केबल ए बी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर टी ए बी लिख सकते हैं, टेंशन केबल ए बी। लेकिन ये केबल इंक्लाइन है ना, तो उसका इंक्लिनेशन हमें पता होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो वो कुछ ना कुछ दिया होगा। देखो रेडियस कितनी बोली है रोलर की? 20 सेंटीमीटर बोली थी। और रोप ए बी की लेंथ कितनी बताई थी? यहाँ पर 40 सेंटीमीटर बताई थी। ये क्या हो गया? देखो ये 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कितना? ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो बी एंगल हमें निकालना है। तो बी एंगल के लिए बी सी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गई, और ए बी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ बी सी अपॉन ए बी करना होगा। क्या करना होगा? कॉस इनवर्स। तो कैलसी पे निकाल लेते हैं। एस बी सी की वैल्यू कितनी है? 20, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 40। तो कॉस इनवर्स 20/40 करने पर हमें हमारा रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। इतना आया समझ में? तो ए बी केबल का इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ? एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री। इतना लिखा। देखो ये तीन रिक्वायर्ड फोर्सेस मिले, इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, रोलर पे एक्ट कर रहे हैं, उसके सेंटर पर, और कैसे वो अवे फ्रॉम द पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के बाद इसको क्या अप्लाई कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग लामिस थ्योरम, या फिर जस्ट बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। बाय अप्लाइंग लिख देता हूँ, अप्लाइंग लामिस थ्योरम। ठीक है, लामिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए तीन ही फोर्सेस होनी चाहिए। अगर चार भी फोर्सेस रहेंगे सिस्टम के अंदर तो हम लोग लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। और वो तीनों फोर्सेस भी कैसे होनी चाहिए? अवे फ्रॉम द पॉइंट होनी चाहिए, और बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने वाली चाहिए बाय अप्लाइंग लामिस थ्योरम। तो बाय अप्लाइंग लामिस थ्योरम लिखने के बाद मैं पहला फोर्स कंसिडर कर लेता हूँ 1000 न्यूटन का। 1000 न्यूटन का फोर्स कंसिडर करने के बाद कौन से दो फोर्सेस बचते हैं? टेंशन इन केबल ए बी वाला फोर्स बचता है, और ये आर सी रिएक्शन वाला फोर्स बचता है। उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का, ये दो लीनियर एंगल है। लेफ्ट साइड का 60 है, तो राइट साइड का एंगल कितना हो जाएगा? 120। तो 1000 ये फोर्स कंसिडर करने के बाद बचे हुए दो फोर्सेस का एंगल कितना हो रहा है? 120। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? साइन 120 लिखना होगा। इसके बाद ये आर सी रिएक्शन लिया मैंने। आर सी रिएक्शन लेने के बाद कौन से दो फोर्सेस बचते हैं? ये 1000 न्यूटन का फोर्स और ये टेंशन इन ए बी बचता है। तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 60 + 90 दैट इज़ 150। यहाँ पे लिखा फिर साइन 150। अभी हम लोग टेंशन इन ए बी लिख लेते हैं। टेंशन इन ए बी लिखा, ये फोर्स कंसिडर किया। तो टेंशन इन ए बी ये फोर्स कंसिडर करने के बाद कौन से दो फोर्सेस बचते हैं? 1000 न्यूटन का फोर्स और ये रिएक्शन एट सी वाला फोर्स बचता है। तो उनके बीच का एंगल कितना है? साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सिंपली कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से आर सी की वैल्यू मिल जाएगी, और ये टेंशन इन ए बी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग यूनिट के साथ लिख सकते हैं। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अभी। देखो कैलसी पर कैलकुलेट करने पर रिएक्शन एट सी कितना आ रहा है? 577.35 आ रहा है। रिएक्शन एट सी कितना आया? 577 पॉइंट कितना था वो? 35 था। ये 35 लिखा। यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, आंसर आया तो उसको अंडरलाइन कर दिया। और इसी तरीके से क्या निकालना है? टेंशन इन ए बी निकालना है। टेंशन इन केबल ए बी आ रहा है 1154.7। 1154.7 यूनिट रहेगा न्यूटन। यूनिट के साथ ही आपको लिखने फोर्सेस की सारी वैल्यूज। ठीक है, यूनिट अगर लिखना भूल जाते तो शायद आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रोलर ऑफ वेट W = 1000 न्यूटन रेस्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। इट इज केप्ट फ्रॉम रोलिंग डाउन द प्लेन बाय स्ट्रिंग AC। शिफ्टिंग नहीं हो, स्ट्रिंग AC है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D। ठीक है, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन से एक एंड पर
रोप AC से प्लेन को नीचे आने से रोका गया है, और उस AC इंक्लाइन रोप का एंगल कितना है, इंक्लाइन प्लेन के साथ एंगल कितना बना है 15 डिग्री का, और ये इंक्लाइन प्लेन कितने डिग्री पे इंक्लाइन है ग्राउंड के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, और डी पॉइंट पे रोलर का एक पॉइंट भी टच हो रहा है, और उसका सेल्फ वेट कितना रोलर का 1000 न्यूटन है। यानी कि उसको इस रोलर के ऊपर रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे आ रही है, या डी इस पॉइंट पे आ रहा है एक रिएक्शन, और एक सपोर्ट रिएक्शन किस पॉइंट पे आ रहा है, टेंशन इन केबल AC आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ये टेंशन केबल AC निकालना है और रिएक्शन एट पॉइंट डी निकालना है। इतना क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, ये निकालना होगा। तो वो लिख देंगे हम लोग, ये लिखा क्वेश्चन में हो जाने के बाद पहला लाइन क्या आ जाएगा, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। तो वो लिख देता हूँ मैं, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, इतना लिखा। ठीक है, टू पॉइंट सपोर्ट रिएक्शन लिखने के बाद क्या करना होगा, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम लिखना होगा, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा लिखा। तो इसके बाद मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए वो सर्कल निकाल देता हूँ एक। ठीक है, देखो एक सर्कल निकाल लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा निकाला, ये सेंटर निकाला, इसका सेल्फ फिट नीचे जाएगा। ठीक है, पेन से भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया एग्जाम में भी तो भी चलेगा, वो नीचे जा रहा है। ठीक है, सेल्फ वेट वो कितना होगा 1000 न्यूटन। इतना क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर देखो, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो ये ग्राउंड कितना है, ये ग्राउंड के साथ इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना बनाया है 45 डिग्री का। अगर मैं इस पॉइंट से ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेता हूँ, चलो ए पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी, तो ये पूरा वाला देखो यहाँ पर ये जेड बनेगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उल्टा जेड बनेगा। अगर ये एंगल 45 है, ये लाइन यहाँ से ए से पैरेलल निकाले, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 45 का हो जाएगा। उसमें रोप का इस प्लेन के साथ एंगल कितना बना है, इस प्लेन के साथ 15 डिग्री का। ठीक है, और टोटल कितना था 45 था। तो 45 में से अगर ये 15 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 30 बचेगा। इसका मतलब इस रोप का ये वाले ऊपर वाले लाइन के साथ एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं फिर से इस सी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देता हूँ, सी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला, रोप का यहाँ से एंगल कितना था 30 था। तो इसका मतलब रोप का ये वाले ग्राउंड से एंगल कितना है 30 डिग्री का, मतलब रोप इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इतना क्लियर हुआ। तो और ये देखो सी पॉइंट से पास होगा ना रोप टेंशन भी, अवे फ्रॉम द पॉइंट होना चाहिए। तो ये सेंटर सी पे तो सेल्फ वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और यहाँ से क्या आ जाएगा, टेंशन इन रोप AC, टेंशन इन रोप AC लिखा, और रोप AC का इंक्लिनेशन कितना हुआ ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। इतना आया समझ में, ये अभी अभी दिखा ना यहाँ पर 30 डिग्री कैसे हो रहा है, वो 30 डिग्री बता दिया। इतना समझा, वापस बताता हूँ। देखो ये टोटल 45 है, तो यहाँ से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता तो ये वाला 45 हो जाएगा और ये वाला भी 45 हो जाएगा, उल्टा जेड, ये पूरा और ये पूरा उल्टा जेड बनेगा ना। उसके में से AC का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन कितना दिया है 15 डिग्री। अगर ये टोटल 45 है उसमें से 15 माइनस कर देता हूँ, तो ये ग्रे लाइन के साथ रोप का एंगल कितना होगा 30 डिग्री का होगा। ग्रे लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो सी से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, ऊपर का अगर 30 डिग्री है तो यहाँ से का भी एंगल 30 डिग्री होगा, यानी कि टेंशन केबल AC इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अभी देखो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रिएक्शन हमेशा उसके, ये RD रिएक्शन कैसे रहेगा, उसके परपेंडिकुलर रहेगा ना उसके सरफेस को, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर होगा। ये वाला एंगल कितना होगा 90। अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल बनता है, क्या कहा, देखो ये ऐसा ट्रायंगल जाएगा ना, RD रिएक्शन ऐसा सीधा जाएगा ना, सरफेस को परपेंडिकुलर जाएगा, तो यहाँ पे होगा एंगल 90। ये वाला इस वाले कॉर्नर में एंगल कितना है 45, तो बाय डिफॉल्ट इस वाले कॉर्नर में एंगल कितना हो जाएगा 45 का हो जाएगा, राइट। क्योंकि ट्रायंगल के अंदर एंगल की एडिशन कितनी होती है 180 होती है, तो ये 45 90 और ये वाला पॉइंट का एंगल 90, तब जाके 180 हो जाएगा। इसका मतलब अगर RD रिएक्शन इस सरफेस को परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर 90 होगा, ये 45, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 45 हो जाएगा। RD रिएक्शन सी पॉइंट से ही आगे जाने वाला है, RD रिएक्शन सी पॉइंट से ऐसे ऊपर की तरफ जाने वाला है ना, RD रिएक्शन सी पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स। अगर वहाँ से अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देते हैं तो ये जो एंगल है तो वही एंगल यहाँ पे रहेगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर उसको यहाँ से RD रिएक्शन निकाल देंगे बाहर की तरफ, और इसको क्या लिखेंगे 45 डिग्री, ये भी समझा होगा आप लोगों को 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखेंगे RD रिएक्शन। तो हमें तीन फोर्सेस मिल गए, और तीनों फोर्सेस कैसे अवे फ्रॉम द पॉइंट है और एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें लामिस थ्योरम अप्लाई कर जो भी अननोन फोर्सेस है उनके बीच का
वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो बाय यूजिंग क्या लिखेंगे हम लोग, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम करेंगे, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले मैं फोर्स ले लेता हूँ 1000 न्यूटन का, ये लिखा 1000 न्यूटन का फोर्स। उसके नीचे कौन सा एंगल लेना होगा, बचे हुए दो फोर्सेस के बीच का एंगल, वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 माइनस 45 करना होगा। ठीक है, तो वो 180 माइनस 30 माइनस 45 करने पर आंसर कितना आता है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 105। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, साइन 105, 1000 अपॉन साइन 105 लिखा। नेक्स्ट केस में अभी टेंशन इन केबल एसी लिख लेता हूँ। टेंशन इन केबल एसी लिखने के बाद बचे हुए दो फोर्सेस है उनके बीच का एंगल 45 प्लस 90 लिखना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 90 साइन 135 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग लेते हैं आर डी रिएक्शन। आर डी रिएक्शन लेने के बाद बचे हुए दो फोर्सेस है उनका बीच का एंगल 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। साइन ऑफ कितना लिखना होगा, मुझे 120 लिखना होगा। यहाँ से हम लोग इजीली टेंशन इन केबल एसी और ये रिएक्शन एट पॉइंट डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जो आंसर लिखने थे वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिया डायरेक्टली। टेंशन इन एसी कितना आया 732.05 न्यूटन आया, और ये रिएक्शन एट पॉइंट डी कितना आया 896.58 न्यूटन आया। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर, लामिस थ्योरम के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा, क्या दिया है उसमें, और सिलेंडर विथ 1500 न्यूटन वेट इज रेस्टिंग इन एन अनसिमेट्रिकल स्मूथ ग्रोव एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। ठीक है, देखो ये यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है और ये राइट साइड में भी एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है। एक साइड से इंक्लिनेशन दिख रहा है 45 डिग्री और दूसरे साइड से इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है 60 डिग्री। तो हम लोग इसको ए नाम दे देंगे और इसको बी नाम दे देंगे। ठीक है, बी से नेम कर देंगे, इसको ए से नेम कर देंगे, और सेल्फ वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो इसका हमें क्या करना होगा, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो उसको नेमिंग करेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखना होगा, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। टू फाइंड लिखा, सपोर्ट रिएक्शन लिखा। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, ड्राइंग एफबीडी। ठीक है, सिलेंडर था सर्कुलर शेप का था, तो हम लोग एक सिलेंडर बना लेंगे, छोटा सा एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाया, सेंटर से सेल्फ वेट नीचे की तरफ आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये थोड़ी सी लाइन वर्टिकल दिखनी चाहिए अप्रॉक्सीमेट। उसकी वैल्यू कितनी होगी 1500 न्यूटन। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देता हूँ फिर मैं सेंटर से ही। सेंटर से हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी। ये लेफ्ट वाले पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे देता हूँ और राइट साइड वाले पॉइंट को अगर मैं बी नाम दे देता हूँ, मुझे क्या निकालना है, रिएक्शन एट ए निकालना है और रिएक्शन एट बी निकालना है। इसको नाम बी दे दिया। ठीक है, अभी देखो रिएक्शन एट ए उसके सरफेस को कैसे होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है, जो कि वो सी से ही जाएगा। और रिएक्शन एट बी उसके सरफेस को कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो भी अगर यहाँ पर हम लोग उसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ से जाएगा, वो भी सेंटर से जाएगा। ठीक है, देखो रिएक्शन एट ए ने उसके सरफेस पे कितने डिग्री का एंगल बनाया, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले पॉइंट पर एंगल कितना हो जाएगा, ये वाले पॉइंट पे, यानी कि आर ए का रिएक्शन ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का हो जाएगा 45 का हो जाएगा। अब वो सी से जा रहा है ना, सी से हम लोगों ने देखो ये ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड कर दी, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर दी, इसको आर ए को एक्सटेंड कर दिया, तो ये 45, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 का हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा फिर वो। तो यहाँ पर ये देखो डायरेक्टली ऐसा कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखा आर ए रिएक्शन एट पॉइंट है, और ये एंगल कितना मिलेगा हमें 45 डिग्री का मिलेगा। सिमिलरली सेम कंसेप्ट, इसी तरीके की कंसेप्ट हमें लेफ्ट साइड वाले बी पे रिएक्शन एट बी पे अप्लाई करनी होगी। देखो बी पर रिएक्शन एट बी यहाँ पर एक 90 डिग्री का आएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 90, ये 60, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन एट बी इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये रिएक्शन एट बी पास होते होते कहाँ से जाने वाला है, सेंटर से ही जाने वाला है ना रोलर के, तो इस तरफ जाएगा वो, अवे फ्रॉम द पॉइंट जाएगा। तो यहाँ पे ये निकाला रिएक्शन एट बी एरो, और ये रिएक्शन एट बी निकाला। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री का एंगल। हो गया डायग्राम क्लियर। ठीक है, अब डायग्राम आ गया तो उसका होकर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लामिस थ्योरम अप्लाई करने पर उसका आंसर इजीली आ जाएगा। डायग्राम समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। बाय यूजिंग लामिस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले मैं कौन सा फोर्स ले सकता हूँ 1500 न्यूटन का, ये लिखा 1500 न्यूटन का फोर्स, साइन अपॉन क्या लिखना होगा
30 और ये 45, इन दोनों का एंगल का जितना भी एडिशन आएगा उसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 180 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 180 से 30 और 45 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा आंसर, 105। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 105 लिखा इज इक्वल टू रिएक्शन एट बी लिखा अपॉन साइन। रिएक्शन एट बी लेने पर कौन से दो फोर्सेस बचते हैं, रिएक्शन एट ए और ये 1500 न्यूटन का सेल्फ वेट, उनके बीच के एंगल की एडिशन होती है तो कितना आ जाएगा, साइन 135 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग रिएक्शन एट ए लेते हैं तो कौन से दो फोर्सेस बचते हैं, आर बी और 1500 न्यूटन का फोर्स ये बचेंगे, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 और 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, डायरेक्टली आर बी और आर ए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं कैलसी पे पहले कैलकुलेट कर देता हूँ और उसकी जस्ट वैल्यू आपके सामने लिख देता हूँ। बाय यूजिंग लामिस थ्योरम अप्लाई करने के बाद, लैपलास बोला था गलती से, लामिस थ्योरम, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम ये लिखने के बाद डायरेक्टली हम लोग आर बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितनी आई 1098.08 न्यूटन, और आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करने पर कितनी मिलती है 1344.86 न्यूटन। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, सेम कंसेप्ट लामिस थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कुछ, उसमें क्या बताया गया है, अ स्ट्रिंग ए बी सी डी ये एक स्ट्रिंग है, कैरीज टू लोड्स पी एंड क्यू, उस पर बी पॉइंट से एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक पी लोड आया है और सी पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकली डाउनवर्ड क्यू लोड आया हुआ है। पी उसमें से पी की वैल्यू कितनी बताइए हमें, इफ पी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, फाइंड फोर्स क्यू एंड टेंशन इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन किस किस वाले पार्ट में आएगा स्ट्रिंग के, टेंशन इन ए बी आएगा, टेंशन इन बी सी आएगा, टेंशन इन सी डी आएगा। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड पी एंड क्यू आर द लोडेड फोर्सेस। ठीक है, जिसमें से पी की वैल्यू हमें पता है, तो ये क्यू अननोन फोर्स है, यहाँ पर अननोन है, यहाँ पर अननोन है, यानी कि एट पॉइंट सी पर तीनों फोर्सेस अननोन है ना। एट पॉइंट सी पर टेंशन इन बी सी भी नहीं पता, क्यू लोड भी नहीं पता और टेंशन इन सी डी भी नहीं पता। एट पॉइंट बी के ऊपर क्या कहा, एट पॉइंट बी के ऊपर हमें टेंशन कोई किसके नहीं पता, टेंशन इन ए भी नहीं पता, टेंशन इन बी सी नहीं पता, लेकिन लोड एट पॉइंट पी पता है। तो हम लोग इसके कारण हम लोग कहाँ पर शुरुआत करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम निकालने की, पॉइंट बी से। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कम है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम निकालते वक्त ऐसा पॉइंट्स कंसिडर करना होता है या फिर ऐसी बॉडी सेलेक्ट करनी होती है जहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कैसे हो, कम हो। तो इसमें देखो पहले सबसे पहले क्या लिखना होगा, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन लिखना होगा ना इस क्वेश्चन के लिए, वो लिख दूंगा मैं, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। क्या लिखा हम लोगों ने, टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पॉइंट बी लिखूंगा। क्या करना होगा हमें, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी कर देता हूँ, जस्ट सिंपली ड्राइंग एफ बी डी फॉर पॉइंट बी लिखा। ठीक, क्यों पॉइंट बी, क्योंकि पॉइंट बी के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कैसे कम है। इतना क्लियर हो रहा है, अभी देखो डायग्राम में ठीक से। बी सी का इंक्लिनेशन कितना दिया है, बी सी का इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया है, लेकिन वो दिया है वर्टिकल के साथ, इसके साथ दिया है वर्टिकल एक्सिस के साथ दिया है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन हमारा कुछ काम का नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, बी इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देता हूँ। देखो बी से मैंने क्या निकाला, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला। अगर बी सी का इस वर्टिकल के साथ 75 डिग्री का एंगल है, तो बी सी का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल एक्स के साथ कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 75 90 माइनस 75 करने पर कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। तो बी सी का ग्राउंड के साथ यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, 15 डिग्री। अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है केवल ए बी के लिए, अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है तो केवल ए बी का ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल जो हो जाएगा ग्राउंड के साथ, और जिसका इंक्लिनेशन कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट बी के ऊपर बी सी केबल का और ये ए बी केबल का हमें इंक्लिनेशन पता चला, और पी लोड जिसकी वैल्यू कितनी थी, 50 किलो न्यूटन थी, वो कैसे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो हम लोग पॉइंट बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। वो किस तरीके से होगी, देखो इस तरीके से होगी वो डायग्राम। यहाँ से पॉइंट बी लिखा, पॉइंट बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी, ऐसा एक पॉइंट बी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी। 15 डिग्री कैसा आ रहा है, बी सी 15 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो ये पॉइंट बी लिखा। यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेंशन इन बी सी लिख सकते हैं, ये बी और ये सी पॉइंट नहीं लिखा, उसके बदले डायरेक्टली टेंशन बी सी लिख दिया। यहाँ पर इंक्लिनेशन लिखना होगा, दैट इज़ 15 डिग्री। वर्टिकली डाउनवर्ड क्या जा रहा है, पी फोर्स जा रहा है, तो पी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो हम लोग, 50 किलो न्यूटन बताया, कितना 50 किलो न्यूटन है, इतना याद रखना 50 किलो न्यूटन। और ए बी कैसा इंक्लाइंड था, ए बी
ग्राउंड के साथ 60 डिग्री पे इंक्लाइन था। यहाँ पर देखो ये बी पॉइंट है, टेंशन इन ए बी कर देते इसको, टेंशन इन ए बी कर देते। ए पॉइंट नहीं लिखा, उसके बदले में डायरेक्टली टेंशन इन ए बी लिखा। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ अच्छे तरीके से, इसको थोड़ा डॉटेड से दिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर वाले वाई एक्सिस को थोड़ा सा डॉटेड से दिखाया। ये टेंशन इन केबल ए बी किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसका इंक्लिनेशन कितना आया है अभी, 60 डिग्री, इतना पता चला ना हमें। कितना क्लियर हो गया। अभी देखो, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम कंसिडर अप्लाई करनी होगी। बाय यूजिंग लामिस थ्योरम, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम लिखा। तो लामिस थ्योरम इतना लिखने के बाद सबसे पहले नॉन फोर्सेस ले लेता हूँ, दैट इज़ 50 फोर्स लेने के बाद कौन से दो फोर्सेस बचते हैं हमारे पास, केबल ए बी और केबल बी सी। उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये कौन सा, ये तो फर्स्ट क्वार्टर है ना, फर्स्ट क्वार्टर में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 के नीचे आया कितना 15, यानी कि 90 + 15 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 105 + 30 यानी कि कितना होगा 135, यानी कि साइन 135। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 135 लिखेंगे, इज इक्वल टू टेंशन इन ए बी लिखा। टेंशन ए बी लिखने के बाद ये 50 किलोमीटर का फोर्स और ये बी सी केबल बी सी, उनके बीच का एंगल कितना है 90 माइनस दिस 15, यानी कि 75 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे साइन 75। इतना क्लियर हो गया। अभी केबल कौन सा लिया, बी सी लिया। तो टेंशन केबल बी सी लेने के बाद ये केबल है, तो ये 15 किलोमीटर का फोर्स और ये टेंशन केबल ए बी, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 150, इतना लिखेंगे। ये स्टेप हो जाने के बाद डायरेक्टली हम लोग अननोन्स निकाल सकते हैं। अननोन्स यानी कि टेंशन केबल ए बी और टेंशन बी सी निकाल सकते हैं। उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलसी पे कैलकुलेट कर वो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये कैलकुलेट करने पर मुझे टेंशन इन केबल ए बी कितना मिला 68.30 किलो न्यूटन और टेंशन केबल बी सी कितना मिला 35.36 किलो न्यूटन मिला। इसके बाद अभी क्या करना होगा, हमें ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पॉइंट सी करना होगा। क्या करना करेंगे, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम FBD फॉर पॉइंट सी। इतना लिखा हुआ क्लियर हो गया। देखो सी पॉइंट दिख रहा है, सी पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड क्या जा रहा है, क्यू फोर्स जा रहा है। ये सी पॉइंट निकाला, उससे डाउनवर्ड डायरेक्टली कौन जा रहा है, क्यू फोर्स जा रहा है। सी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, यहाँ से सी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालने के बाद देखो यहाँ पर सी पॉइंट है, सी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देते हैं। तो ये टेंशन इन बी सी कैसे होगा, अभी ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाई देगा ना। अगर ये वर्टिकल लाइन निकाल लेता हूँ यहाँ पर, टेंशन बी सी सेकंड क्वाड्रेंट में लग रहा है। यहाँ पर एंगल कितना दिख रहा है 30 डिग्री। ये तो उल्टा जेड बन रहा है ना, सीधा जेड हो रहा है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये नीचे का एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि केबल सी डी इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। और केबल बी सी कितनी होगी, यहाँ पर का एंगल 15 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेंशन इन सी डी, यहाँ पर लिखा सी पॉइंट, ये एंगल कितना आया था 30 डिग्री, ठीक है। और इधर से पीछे ये पॉइंट टेंशन इन केबल बी सी, ठीक है। और ये इंक्लिनेशन कितना मिला था हमें 15 डिग्री मिला था। यहाँ पर केबल बी सी के अंदर आई हुई वैल्यू पता है ना, दैट इज 35.36। तो वो वाली यूज़ कर हम लोग ये क्यू फोर्स जो कि अननोन है वो भी निकाल सकते हैं, और ये टेंशन केबल सी डी वो जो अननोन है उसको भी निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद क्या लिखना है हमें, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम, बाय यूजिंग लामिस थ्योरम ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसके बाद बाय यूजिंग लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। तो फिर देखना है यहाँ पर डायग्राम देखते हुए, पहले हम लोग टेंशन केबल बीसी लिख देते हैं कि टेंशन केबल बीसी लिखने के बाद कौन से दो फोर्सेस बचेंगे, क्यू फोर्स और टेंशन केबल सीडी बचेगा ना। उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल, इस फोर्थ क्वाड्रेंट का ऊपर का 30, 90 + 30 120। तो ये क्या लिखा, टेंशन इन बी सी अपॉन क्या लिखा साइन 120 लिखा, इज इक्वल टू, फिर क्यू फोर्स कंसिडर कर लेता हूँ। क्यू फोर्स कंसिडर करने के बाद क्यू फोर्स बचे हुए दो फोर्सेस कौन से, टेंशन इन बी सी और टेंशन इन सी डी ना, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 करने पर कितना आ जाएगा आंसर 135 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू अपॉन साइन 135 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्स टेंशन इन सी डी आएगा। अभी टेंशन इन सी डी लेने के बाद ये 90 है, 90 + 15 यानी कि 105, साइन ऑफ कितना लिखेंगे 105,
इसमें से हमें टेंशन BC पता था ना, टेंशन BC की वैल्यू कितनी आई थी, 35.96 आई थी। उस वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पर 35.96, बाकी वाला पार्ट एज इट इज़, दैट इज साइन 120 इज इक्वल टू Q अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू टेंशन इन CD अपॉन साइन 105। ठीक है, यहाँ से हम लोग कैलसी पर डायरेक्टली वैल्यू फोर्स इन Q निकाल सकते हैं और ये टेंशन CD निकाल सकते हैं। देयरफॉर डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ Q इज इक्वल टू, और टेंशन इन CD इज इक्वल टू कितना होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो टेंशन BC कितना आया था, 35.36 आया था ना, लेकिन यहाँ पर मैंने घाई में लिखते वक्त 96 लिखा था, तो उसके कारण ये Q और ये CD के अंदर जो भी चेंजेस है थोड़े से माइनर चेंजेस हो गए। 35 पॉइंट कितना लिखना था मुझे, 36 लिखना था। ठीक है, 96 कर मैंने ये आंसर निकाले थे, तो 35.36 कंसिडर करते हुए अगर मैं करेक्ट आंसर निकाल लेता तो कितना हो जाएगा, फोर्स Q और टेंशन इन CD के लिए, उसको मैं फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये 35.36 कंसिडर करने पर थोड़ा सा माइनर चेंजेस था। Q की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.87 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 28.87 यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन, अंडरलाइन किया। और टेंशन इन CD कितना आ जाएगा, 39.43 इज इक्वल टू इसको कैंसिल किया, 39.43 किलो न्यूटन रहेगा। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक कर दिया घाई में, टेंशन BC की वैल्यू पुट करते वक्त 35.36 था ना, लेकिन मैंने घाई में 96 लिया था, और 96 कंसिडर करके मैंने पहले Q और टेंशन CD निकाला था, जो कि मैंने कैंसिल कर दिया। बाद में ये 35.36 एक्चुअली करेक्शन किया, और उसको ये वैल्यू करेक्ट वैल्यू कर लेने के बाद Q और टेंशन CD कितना आता है वो राइट साइड में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है इससे। और वीडियोस अच्छे लग रहे तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।